नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इससे पहले दो चैप्टर की मैं बात करूं तो दो चैप्टर को मैंने आप सभी को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझा दिया है। दोनों चैप्टर को आप जरूर देखें, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो देखिए जी, हमने इस साल टारगेट रखा है 24 स्टूडेंट रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, रोशन सा स्टडी पॉइंट की सारी वीडियोस को देख रहे हैं। उनका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं या फिर और भी रोशन सा स्टडी पॉइंट पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 95 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट जो भी स्टार्टिंग से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल से बने रहेंगे, 95 स्कोर जरूर करेंगे इस साल के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है जी, तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहे, वीडियोस को देखें, जो भी टिप्स ट्रिक्स आप सभी के साथ हम भी मतलब शेयर कर रहे हैं, हम सभी टीचर शेयर कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करें। ठीक है जी, तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर को समझने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, रोशन सा स्टडी पॉइंट से आप लोग जुड़े हुए हैं और रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी नहीं मालूम, आप सिर्फ नई वीडियो को देख रहे हैं, हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि इस चैप्टर को एनिमेशन के थ्रू भी मैंने समझा रखा है, एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से अभी आप सभी को मैंने इस चैप्टर को समझा रखा है। कुल मिला के 4 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को समझाया है। तो आप एनिमेटेड वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि एनिमेशन के माध्यम से और मजा आ जाएगा। इतिहास को जब आप एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते थे, इतिहास को आप एक पकाऊ सब्जेक्ट समझते थे, इतिहास में मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा आप मूवी देख रहे हो, है ना। सारे कॉन्सेप्ट सीधा आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो एनिमेटेड वीडियो को भी देख लेना। वैसे डिजिटल बोर्ड में भी भाई मजा आने वाला है, बिल्कुल डिटेल में एक एक टॉपिक को हम समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना जी। चैप्टर के नाम को पहले नाम से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो शब्द दे रखे हैं 3 शब्द, उससे ही हम शुरू करेंगे, है ना। और इसके अगर मैं समय काल की बात करूं तो आप सभी को पता है कि भाई इस चैप्टर का भी समय काल मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाई इस चैप्टर का भी समय काल क्या रहेगा, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी रहने वाले चैप्टर का समय काल भी। लेकिन आप सभी को पता है कि इस समय काल में हम इस चैप्टर में इस समय काल का जो सामाजिक इतिहास है उसको समझने वाले हैं। भाई चैप्टर में समाज की हम बात करने वाले हैं, समाज को कैसे चलाया जाता था, कौन कौन से नियम बनाए गए थे, कैसे रूल्स बनाए गए थे जिसके माध्यम से समाज को चलाया जाता था, क्यों कौन से वर्ग को क्या पावर दिए गए थे, उसके बारे में हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब क्या होता है जी? बंधुत्व का मतलब होता है नातेदारी, रिश्तेदारी, है ना, दोस्ती, ये सारी बंधुत्व में आ जाता है ना। ठीक है, तो बंधुत्व मतलब एक तरीके से संबंध की हम बात कर सकते हैं, रिलेशन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, जाति आप सभी समझते हैं, जाति में वैसे छोटी की मात्रा आएगी, मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है जी, तो जाति मतलब आपको पता है कि प्राचीन काल में भारतीय समाज को अनेक जातियों में बांटा गया था। कार्य के आधार पर लोगों को अनेक जातियों में बांटा गया था। जैसे कि जो सोने का काम कर रहा है सुनार, जो लोहे का काम कर रहा है लोहार, जो तेल बेच रहा है वो तेली। इस तरीके से पूरे भारतीय समाज को कई जातियों में वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद वर्ग की बात कर लेते हैं, है ना जी। तो वर्ग मैं बात करूं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की। आप सभी को पता है कि भारतीय समाज को प्राचीन काल में कुल मिला के 4 वर्गों में बांटा गया था, है ना। 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन 4 वर्गों के बारे में, इन 4 वर्णों के बारे में भी हम बात करने वाले चैप्टर में। देखिए जी, चैप्टर का जो निर्माण किया गया है वो महाभारत के कहानियों के आधार पर किया गया है। महाभारत आप सभी को पता है क्या है, तो आगे हमने महाभारत के बारे में ही, सबसे पहले हमने महाभारत से ही स्टार्ट किया है। यह महाभारत है क्या, उसमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया, क्योंकि पूरा जो चैप्टर बना है वो महाभारत के आधार पर ही बना हुआ है। इसमें बहुत सारी बीच बीच में आपको महाभारत की कहानियां भी देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ते होंगे तो सारी चीजें आपको तो मालूम ही होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को भी जरूर पढ़ना। भाई एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को भाई एनसीईआरटी बुक जो है वो समझ में नहीं आता। तो पहले हम समझाएंगे आपको, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक देखना। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। तो आरंभिक समाज की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान, है ना। अब देखो, चैप्टर का जो रचना किया गया है वो महाभारत के आधार पर किया गया है। महाभारत क्या है भैया?
महाभारत एक महाकाव्य है, भारत का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है महाभारत, ठीक है जी, जिसमें दो दलों के बीच में, महाभारत में क्या वर्णन है भाई, क्या बताया गया है महाभारत में, तो महाभारत जो है वो दो दलों के बीच लड़े गए युद्ध का वर्णन करता है। दो दलों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन करता है। किनके बीच में भैया, कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में, ठीक है जी, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन करता है महाभारत। कौरव कितने थे भाई, कौरव टोटल थे 100, और पांडव कितने थे भैया, तो पांडव थे 5, है ना। इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, वैसे ये 5 सिर्फ नहीं लड़े थे, या ये सिर्फ 100 आपस में 100 और 5 ऐसे युद्ध नहीं हुआ था, इनकी अपनी खुद की सेना थी, है ना, सेनापति थे, बहुत सारे लोग थे, लाखों लोग मारे गए थे इस महायुद्ध में, ठीक है जी। अब देखो हुआ युद्ध क्यों था, युद्ध होने का, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था, तो हस्तिनापुर की गद्दी, देखो कुरु एक जनपद का नाम है। कुरु क्या है, कुरु एक जनपद या महाजनपद कह सकते हो, प्राचीन काल में एक महाजनपद हुआ कुरु। तो कुरु जनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर, ठीक है जी। इस समय यूपी में मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर, ठीक है। तो ये हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर ही महाभारत का युद्ध हुआ था। और मैं तो ये चाहता हूं कि भाई भारत के हर एक बच्चे को महाभारत की स्टोरी तो मालूम ही होगा। आप 12th क्लास में आ चुके हो, छठी आई थिंक 7वीं क्लास में हिंदी में महाभारत की कहानी पढ़ाई गई थी। रामायण की कहानी आपको, रामायण जो है, रामायण के बारे में आपको 6th क्लास में पढ़ाया गया, ठीक है। महाभारत के बारे में आपको 7th क्लास में पढ़ाया गया, ठीक है। तो महाभारत के बारे में आप सभी को मालूम होगा, है ना। तो हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर ही ये कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में जीत किसकी हुई भाई, युद्ध में जीत किसकी हुई, पांडवों की जीत हुई, है ना। कौरवों का विनाश हो गया, पांडवों की जीत हुई। तो ये महाकाव्य कुल मिलाकर हमें यह सीख देता है कि भाई हमेशा ना बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। कौरव जो थे, जैसे कौरवों में अगर मैं बात करूं, दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, है ना, जो अधर्म की राह पे चल रहा था। जो ये पांडव थे पांचों, ये धर्म की राह पे चल रहे थे। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो पांडवों के साथ थे, और इस वजह से भी पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर महाभारत में यही सारी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है, पूरा मतलब महाभारत के बारे में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। बस मैं चाहता था कि कम से कम आपको पता हो कि महाभारत किनके बीच में हुआ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कम से कम ये चीज तो आपको जरूर से जरूर मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले पेज पे आपको ये समझा दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, महाभारत के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है कि वर्तमान में 1 लाख श्लोक, 1 लाख से भी अधिक श्लोक है भाई महाभारत में। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है इसमें, समाज की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ महाभारत की रचना में 1000 वर्ष से भी ज्यादा समय लगा है, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास इसकी रचना कंप्लीट हुई थी, ठीक है। मतलब जो लिखने की शुरुआत, आई थिंक शुरुआत का डेट है 500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच में युद्ध का वर्णन करता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में अगर आप पहला टॉपिक देखेंगे तो पहला टॉपिक क्या दे रखा है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ठीक है। आप सभी को पता है कि भाई हम सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको सबसे पहला टॉपिक दिख जाएगा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो भैया जी सबसे पहले आप यहाँ पे हमें समालोचनात्मक का मतलब बताओ, होता क्या है आखिरकार समालोचनात्मक का मतलब, ठीक है। संस्करण का मतलब आप समझते होंगे, किसी चीज को बहुत गहराई से विश्लेषण करके, अध्ययन करके, है ना, उसके बारे में जानकारी जुटाना हम संस्करण कह सकते हैं। समालोचनात्मक का मतलब है कि किसी चीज की जितनी भी अच्छाइयां है और बुराइयां है, उन दोनों चीजों का विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पे पहुंचना ही समालोचनात्मक कहलाता है। मतलब आलोचना भी करनी है उसकी और तारीफें भी करनी है, तो क्या हो जाएगा, समालोचनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की बात करेंगे कि जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है वो किस तरीके से तैयार किया गया। मतलब कि महाभारत के श्लोक में जो कमियां थी, जो अच्छाइयां थी, उनको ढूंढ ढांड के एक नया संस्करण किस तरीके से तैयार किया गया, उसी के बारे में इसमें हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना थी, ये बहुत ही विशालकाय परियोजना थी भाई, एक साल में पूरा नहीं हुआ है,
काफी लंबे समय तक जो हमारे देश के विद्वान थे उन्होंने इस परियोजना पे कार्य किया था। और इस परियोजना की शुरुआत किसने की थी? किसने किया था? वीएस सुक्तांकर ने। ठीक है जी, वीएस सुक्तांकर ने किया था शुरू। कब किया था? 1919 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, है ना। जो वीएस सुक्तांकर जो थे वो संस्कृत के बहुत ही फेमस विद्वान थे और इनके द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अनेक विद्वान इनके साथ बाद में क्या होता है, अनेक विद्वान आ मिले और इस परियोजना को पूरा करने का जिम्मा उठाया। अकेले दम पे इन्होंने इस परियोजना को पूरा नहीं किया, बल्कि इनके साथ और भी विद्वान आए और सभी मिलकर इस परियोजना पे काम किया, है ना। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने महाभारत की अनेक भाषाओं में लिखी पांडुलिपियों को एकत्रित किया तथा उन श्लोकों का चयन किया जो सभी पांडुलिपि में पाए गए। देखिए जी, परियोजना पे काम करने वाले विद्वानों ने क्या किया, महाभारत की जितनी भी पांडुलिपियां थी, वो चाहे बंगाली भाषा में है, तमिल भाषा में है, संस्कृत भाषा में, किसी भी भाषा में, सबको कर लिया इकट्ठा और उन श्लोकों को चयनित किया जो सभी पांडुलिपि में समान थे, एक जैसे थे। ठीक है, सभी को जो श्लोक समान थे सभी पांडुलिपियों में, उनको अलग कर लिया गया और फिर इसका ही प्रकाशन किया गया। आगे अगले पेज पे आप देखेंगे, इसका प्रकाशन कितने हजार पृष्ठों पे कर दिया गया जी? 13,000 पृष्ठों पे। जो श्लोक अलग किए गए, है ना, उनका प्रकाशन कितने हजार पृष्ठों पे किया गया? 13,000 पन्नों पर इसको छाप दिया गया। और इस परियोजना को पूरा होने में टोटल 47 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष लग गए भाई? 47 वर्ष। तो इस परियोजना की शुरुआत वीएस सुक्तांकर ने किया था। ब्रिजवासी सुक्तांकर आप कह सकते हैं, फुल फॉर्म यही आई थी। ब्रिजवासी सुक्तांकर ने शुरू किया था इस परियोजना को, है ना जी। इस परियोजना पे बाद में और भी विद्वान आ जुड़े, उन सभी ने मिलकर इस परियोजना को पूरा किया। सबसे पहला काम क्या किया कि भाई जो महाभारत के जो पांडुलिपि थे अलग अलग भाषाओं में जो लिखे गए थे उसको एकत्रित किया और उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपि में समान थे और उसका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों पे कर दिया। इस परियोजना को पूरा होने में टोटल 47 वर्ष का टाइम लगा। ये चीज आप जरूर याद रखें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, जब ये परियोजना पूरा हो गया, जब परियोजना पे काम पूरा कर लिया गया, तो उसके बाद दो बातें उभर के सामने आई, है ना। परियोजना पूरा होने के बाद दो बातें उभर के सामने आ गई। सबसे पहले तो भाई संस्कृत के श्लोकों में समानताएं पाई गई। जितने भी संस्कृत के श्लोक भारत के अलग अलग हिस्से से पाए गए पांडुलिपि में, जो भी संस्कृत के श्लोक थे सभी एक जैसे थे, समान थे। तो संस्कृत के श्लोकों में काफी ज्यादा समानताएं थी। और कई, अगला पॉइंट क्या है, कई क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर के सामने। प्रवेश नहीं होगा, प्रभेद होगा। ठीक है जी, प्रभेद, कई क्षेत्रीय प्रभेद उभर के सामने आए। यानी कि क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब है क्षेत्रों में भिन्नताएं, क्षेत्रों में अंतर नजर आया। लोगों के रहन सहन में, क्रियाकलाप में विविधताएं देखने को मिली। जब हमने पांडुलिपि सभी श्लोकों का, जो महाभारत के सभी पांडुलिपि के जो श्लोक थे उसका अध्ययन किया, तो क्षेत्रीय प्रभेद उभर के सामने आए। यानी कि उस समय भी, महाभारत काल में भी जो उत्तर भारत के लोग थे, जो दक्षिण भारत के लोग थे, उनमें काफी ज्यादा विविधताएं थी, भाषाओं को लेके या फिर खान पान को लेके या फिर संस्कृति को लेके। ये आप कह सकते हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की पूरी परियोजना थी, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है। आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे, यही सारी चीजें बता रखी है जो मैंने आपको अभी समझाया है। कुछ भी और अलग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो मैं चाहूंगा कि भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पूरा नोट डाउन आप कर सकते हैं इसको चाहे तो। इससे पहले वाला पेज आपका ये था और साथ में आपका ये वाला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको सेव करके रख सकते हैं इन सभी पेज को, ताकि बाद में आपके काम आए। चलिए जी, अगला पॉइंट, जो अगला टॉपिक आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे वो है बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विविधता। यह टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो पहला टॉपिक दे रखा है वो है परिवार के बारे में जानकारी। ठीक है जी, इसमें हम बात करने वाले हैं परिवार के बारे में कि क्या सभी परिवार एक जैसे होते हैं। मतलब बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि क्या सभी परिवार एक जैसे होते हैं, है ना। तो सिंपल सा आंसर होगा, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? परिवार, आप जैसे दो परिवार का एग्जांपल ले लो, तो आप देखोगे कि भाई एक परिवार में हो सकता है सदस्यों की संख्या ज्यादा हो, दूसरे में कम हो, रहन सहन अलग अलग हो, क्रियाकलाप अलग अलग हो,
खान पान अलग अलग हो, धर्म की बात कर लो, धर्म भी अलग अलग हो भाई। तो कभी भी एक परिवार मतलब दो परिवार जो है या सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं, परिवारों में विविधताएं बहुत ज्यादा होती है। तो यही चीजें आपको इस टॉपिक में समझने को मिलने वाला है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए क्या लिखा है कि परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। परिवार क्या होता है? एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? संबंधी। जो हमारे सारे संबंधी लोग हैं वो हमारे परिवार में आ जाते हैं, है ना। संबंधियों को जाति समूह कहते हैं। अब जैसे गांव में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं, वो सारे संबंधी है लेकिन एक ही जाति के, है ना। तो हमारे सेम जाति के होते हैं हमारे संबंधी ज्यादातर। देखो संस्कृत ग्रंथों में क्या किया गया, कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है ना। कुल यानी कि क्या है? कुल का मतलब क्या है? परिवार। तो संस्कृत के ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? परिवार के लिए। और जाति शब्द का किसके लिए किया गया भैया? जाति शब्द का संबंध बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि जाति में आपके सभी लोग, आप गांव में आप देखते होंगे कि पूरे गांव में जो आपके जाति के लोग हैं वो सारे मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो जाति में वो पूरा आपके बांधवों का जो समूह है, जो आपके सगे संबंधी है, सब आ जाते हैं, है ना। लेकिन कुल में, आपके कुल में केवल कौन आते हैं? आपके परिवार के जो सदस्य हैं वही आएंगे आपके कुल में। जैसे कि आप हो गए, है ना, या फिर आपके चाचा है, आपके पापा है, और आपके मतलब पिताजी जितने भाई है, आपके दादा है, दादा के भाई वगैरह, ये सब आपके एक तरीके से परिवार में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि भाई जाति में भी आप देखेंगे कि दो लोगों से पूरा गांव बस जाता है। अब गांव में भी जैसे अगर मैं अपने जाति की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि 2 या 3 फैमिली थे, उससे लगभग अभी 36 से लेके 40 फैमिली हो चुकी है, 40 घर हो चुके हैं, है ना। तो ये क्या होता है? पीढ़ी पहले छोटी संख्या थी लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये संख्या बढ़ती जाएगी, जाति का विस्तार होता जाएगा। इसी को इसमें समझाने की कोशिश की गई है। कोई खास जानकारी और इसमें नहीं दी गई है जो कि आपके काम की हो। अब आप यहां से चीजों को समझे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पितृवांशिकता व्यवस्था के बारे में, पितृवांशिकता व्यवस्था के आदर्श। अब देखिए जी, सबसे पहले आप पितृवांशिकता व्यवस्था के अर्थ को समझिए। पितृवांशिकता व्यवस्था का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है जो वंश परंपरा पिता, फिर पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र, इस तरीके से चलेगा तो इसको पितृवांशिकता व्यवस्था बोलेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं, है ना, बहुत ज्यादा पैसे है, और मैं मरने से पहले क्या करूंगा? अपने पुत्र को ही दूंगा, जाहिर सी बात है। मेरा जो बेटा होगा मैं सारा संपत्ति उसको दे दूंगा। फिर मेरा बेटा क्या करेगा? आगे अपने बेटे को देगा, यानी कि मेरे पोते को देगा। फिर मेरा पोता क्या करेगा? अपने बेटे को देगा, यानी कि मेरे पोते को देगा। तो इस तरीके से वंश परंपरा चलती रहती है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? पितृवांशिकता व्यवस्था कहते हैं। पुराने समय में जो राजगद्दी दी जाती थी वहां पे पितृवांशिकता व्यवस्था को ही फॉलो किया जाता था। आप सभी को पता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये पितृवांशिकता व्यवस्था का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। तो देखो क्या लिखा है कि पितृवांशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद फिर पौत्र, परपौत्र आदि से चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पितृवांशिकता व्यवस्था बोलते हैं। और पितृवांशिकता व्यवस्था में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। मतलब कि पूरी तरीके से पिता के मरने के बाद उसके संपत्ति पे किसका हक हो जाता था? उसके पुत्र का हक हो जाता था, है ना। पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जताते थे। अब हमेशा पितृवांशिकता व्यवस्था को फॉलो नहीं किया जाता था। मान लो कि किसी राजा का सगा पुत्र नहीं है तो क्या करेगा? अपने भाई को दे देगा सिंहासन या अपने संसाधन को दे देगा, है ना। या फिर कोई सगा संबंधी उसका है जो भरोसेमंद है उसका, तो उसको भी सौंप सकता है। तो पितृवांशिकता व्यवस्था को भी हमेशा भारतीय समाज में फॉलो नहीं किया जाता था, ये भी आप याद रखिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है विवाह के नियम। देखो प्राचीन काल में ना कुल मिला के विवाह के 8 नियम का वर्णन किया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में विवाह के 8 नियमों का वर्णन किया गया है। आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो 4 के बारे में तो बहुत ज्यादा अच्छे से बता रखा है, 4 और के बारे में बता रखा है लेकिन बॉक्स में बता रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तो 8 जो है विवाह के नियमों का वर्णन किया गया हमारे धर्म शास्त्रों में, लेकिन जिसमें से 4 को क्या माना जाता है? 4 को माना जाता है शुद्ध,
ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 शुद्ध विवाह के नियम है जिसको ज्यादातर भारतीय समाज में फॉलो किया जाता था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाकी जो 4 है वो मतलब जो जिनको नीच समझा जाता था, जिनको हे दृष्टि से लोग देखते थे, उनमें प्रचलित था, तो उसके बारे में ज्यादा आपके बुक में नहीं बताए गए। आपके पेपर में भी यही विवाह के 4 नियम ही पूछे जाते हैं। तो विवाह के 4 नियम कौन से थे? देखिए, सबसे पहला बहिर्विवाह। बहिर्विवाह ये सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह का नियम था, सबसे ज्यादा प्रचलन इसी का था भारतीय समाज में, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग इस पद्धति को फॉलो करते हैं। देखो, बहिर्विवाह में क्या होता था कि गोत्र के बाहर विवाह संबंध बनाया जाता था। अभी गोत्र वाला टॉपिक भी आएगा जब मैं आपको गोत्र के बारे में बताऊंगा। अभी टॉपिक आने दो, जब जाके आपको समझाऊंगा कि ये गोत्र है क्या। बहुत सारे बच्चों को गोत्र का मतलब पता भी होगा, बहुतों को नहीं मालूम होगा। तो गोत्र के बाहर विवाह संबंध बनाना बहिर्विवाह, गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित करना बहिर्विवाह। अंतर्विवाह से समझो, अंदर, गोत्र के अंदर, एक ही गोत्र के अंदर जब विवाह संबंध स्थापित किए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? अंतर्विवाह बोलेंगे। उसके बाद बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा में क्या होता था कि एक ही पुरुष के अनेक पत्नी है, एक ही पुरुष ने कई सारी शादियां कर रखी है, तो बहुपत्नी प्रथा हो गया। जैसे महाराज दशरथ की बात कर लो, 3 पत्नियां थी, है ना। उसके बाद अगला आता है आपका बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा में क्या होगा कि एक ही स्त्री के अनेक पति होंगे, तो उसको हम बहुपति प्रथा बोलेंगे, है ना। और इसका एक एग्जांपल आप महाभारत में देखने को मिल जाता है आपके द्रौपदी। द्रौपदी के टोटल कितने पति थे? 5 पति थे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यह टॉपिक बहुत आसान था, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। तो यहां पे लिखा है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देता है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकी को निंदित माना जाता था, मतलब ज्यादा उनको सम्मान पूर्वक नहीं माना जाता था, ठीक है जी। देखिए जी, अब आ गया स्त्री का गोत्र। यहां पे हम गोत्र को समझते हैं। आखिर ये गोत्र होता क्या है, गोत्र का मतलब क्या है? देखो, गोत्र का निर्धारण होता है वैदिक ऋषि के नाम पे। वैदिक, ठीक है जी, वैदिक ऋषि के नाम पे होता है गोत्र का निर्धारण। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट होगा, जैविक लिखा गया है, वैदिक ऋषि के नाम पे, ठीक है। अब आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, है ना। और ऐसा माना जाता है कि भाई इस पृथ्वी इस पृथ्वी पे जो हमारे 7 ऋषि थे, 7 ऋषि थे, उनसे ही हमारे जो जितने भी लोग हैं, जितने भी जो जनजाति, मतलब जितने भी लोग हैं, उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग गोत्र होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जिस गोत्र को मानता है वो उसी ऋषि का वंशज है। जैसे कि प्राचीन, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए वशिष्ठ। वशिष्ठ, 1 मिनट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि हुए हमारे वशिष्ठ, ठीक है। तो वशिष्ठ ऋषि, आपको पता है राम जी के, प्रभु श्री राम के गुरु भी थे वशिष्ठ, और विश्वामित्र भी उनके गुरु हुए वशिष्ठ। लेकिन सबसे मतलब पहले गुरु जो थे वो वशिष्ठ जी थे, ऋषि वशिष्ठ जी थे। तो मान लो कि जिस किसी व्यक्ति का गोत्र है वशिष्ठ, तो वो कहीं ना कहीं किस ऋषि का वंशज है? ऋषि वशिष्ठ का ही वंशज होगा, है ना। इस तरीके से गोत्र का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो कई लोगों का सांडल्य गोत्र होता है, कई का विश्वामित्र गोत्र होता है, कई का भारद्वाज गोत्र होता है ना। इस तरीके से तो ये सारे ऋषि हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्हीं के नाम पे गोत्र का निर्धारण किया जाता है ना। लिखा भी है कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था तथा उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है गोत्र का मतलब क्या होता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, गोत्र के 2 नियम थे। अब गोत्र के 2 नियम कौन से थे? गोत्र का पहला नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य ना आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो स्त्री जो है वो वशिष्ठ गोत्र का है और जो पुरुष है, जो लड़का है, वो भी वशिष्ठ गोत्र का है, तो दोनों में विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता, दोनों में शादी नहीं हो सकती, दोनों भाई बहन समझे जाएंगे, है ना। तो एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अगला है कि विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पे पति के गोत्र का माना जाता था। यानी कि विवाह कर लिया ना, स्त्री का विवाह हो गया,
तो उसके बाद वो अपने पिताजी के गोत्र का त्याग कर देगी और किसके गोत्र को अपना लेगी, पति के गोत्र को अपना लेगी। तो ये गोत्र का दो नियम था, है ना। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं स्थापित कर सकते थे और साथ ही साथ विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान में पति के गोत्र का माना जाता था, यानी कि पति के गोत्र को उसको अपनाना होता था। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप गोत्र के दो नियम को भी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा सातवाहन राजाओं की हम बात कर लेते हैं। देखो जी, सातवाहन अगर राजाओं की बात करोगे तो इन्होंने कहां से शासन किया था। जैसे आप नीचे का ये एरिया देखेंगे, इधर आपका गुजरात है ना, इधर आपका महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है। ठीक है, मैं बस महाराष्ट्र का मैप बनाना चाहूंगा यहाँ पे आपका, ये तो वैसे हमारा पूरा इंडिया हो जाएगा, है ना। इधर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो सातवाहनों ने शासन कहां से किया था जी, महाराष्ट्र से किया था। ये चीज आप याद रखें, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, वहां से सातवाहनों ने शासन किया था। तो पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन इनका था। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी तक इन्होंने शासन किया था। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। मतलब कि इनके बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं जिसके आधार पे ये किस तरीके के मतलब परिवार व्यवस्था इनकी कैसी थी, है ना, उसके बारे में हमें पता है। तो कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। बहुपत्नी प्रथा में मतलब एक ही राजा जो है वो बहुत सारी शादी करके रखते थे सातवाहन वंश में। इसके अलावा सातवाहन राजाओं ने विवाह करने वाली रानियों के नाम उनके गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र से अद्भुत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। मतलब ये इस बात को दर्शाता है कि सातवाहन रानियों ने ना शादी के बाद भी अपने पिता के गोत्र को ही अपना रखा था। जैसे कि गौतम गोत्र की बात कर लो या वशिष्ठ गोत्र की बात कर लो, है ना। तो ये सारे ऐसे गोत्र थे जो कि इनकी रानियों के पिता के ही गोत्र थे। ये इस बात को दर्शाता है कि रानियों ने अपने पिता के गोत्र को अपनाए रखा था। तो ये गोत्र व्यवस्था का क्या करते थे, उल्लंघन करते थे। सातवाहन राजा क्या करते थे, मतलब सातवाहन रानियां गोत्र व्यवस्था का उल्लंघन करती थी। ठीक है, सातवाहन रानियां अपने पति के गोत्र की जगह अपने पिता के गोत्र को लगाती थी। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको अभी अभी समझा दिया है। ये देखो, ये पूरा एरिया था इनका, सातवाहनों का ही महाराष्ट्र का पूरा एरिया, थोड़ा सा इधर कर्नाटक वगैरह का एरिया भी इसमें आ जाता था। ये सातवाहनों का पूरा एरिया था। वैसे तो आपको महाराष्ट्र में दिखाना है। अगर सातवाहन का लोकेशन आपके एग्जाम में आता है तो आप कौन सा लोकेशन दिखाएंगे, महाराष्ट्र में आप दिखाएंगे सातवाहनों को। ठीक है जी। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, अगला टॉपिक है हमारा, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। क्या भारतीय इतिहास में हम माताओं को महत्व देते थे। तो इसमें भी आपको सातवाहनों का एग्जाम्पल देना है। वैसे तो भारतीय इतिहास में माताओं को बहुत कम महत्व दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराधिकारी का सिद्धांत क्या था कि पिता के मरने के बाद पुत्र ही उसके सारे संसाधनों को मतलब अधिकार जता लेता था, अधिकार जमाता था, स्त्रियों को कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन सातवाहन राजा, और आपको पता है ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा पुत्र को पिता के नाम से ही संबोधित किया जाता था, है ना, पिता से ही पुत्र की पहचान होती थी। लेकिन सातवाहन राजाओं ने अपनी माताओं को महत्व देने के लिए क्या किया, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगा दिया। इस तरीके से उन्होंने माताओं को भी महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, बहुत ज्यादा पावरफुल। और यहां पे गौतमी क्या है, गौतमी उसकी मां का नाम है, पुत्र श्री सातकर्णी। देख रहे हो आप किस तरीके से नाम, अपनी मां का नाम लगा दिया अपने नाम के आगे। इस तरीके से अपनी माता को सम्मान दिया उसने, है ना। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी एग्जाम्पल दे सकते हो, और इससे समझ में आता है कि सातवाहन राजा अपनी माताओं को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। अगला टॉपिक आ जाता है वर्ण व्यवस्था के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और आसान भी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब आप सभी को बहुत कुछ इसके बारे में पहले से मालूम होगा। तो आप सभी को पता है कि वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। वर्ण व्यवस्था को किन्होंने बनाया था भाई, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, है ना, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी। और उन्होंने क्या किया था, कार्य के आधार पर पूरे समाज को 4 वर्गों में बांटा था, है ना, और उसी को हम
वर्ण व्यवस्था के दायरे में रखते हैं, उसी को हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो चलिए जी, वर्ण व्यवस्था के बारे में जो भी पॉइंट्स आपको समझना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों का मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्होंने अपने आप को प्रथम दर्जा प्रदान किया था, ये एक दैविक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को उन्होंने क्या बताया था, वर्ण व्यवस्था, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पे कौन थे, ब्राह्मण थे। और इस व्यवस्था को उन्होंने एक दैविक व्यवस्था बता दिया कि भाई इस व्यवस्था को हमने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है ना। शूद्र और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। जो शूद्र थे, जो अस्पृश्य थे, जो चांडाल जिनको कहा जाता था, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी और उनको सबसे नीचे रखा गया था इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित होती थी, है ना। हमेशा आप काम के आधार पे आप ऊंची जाति में नहीं जा सकते थे, ऊंचे वर्ण में नहीं जा सकते थे, है ना। आप अगर ब्राह्मण के परिवार में आपने जन्म लिया तो आप ब्राह्मण होगे, आप शूद्र के परिवार में जन्म लिया तो आप शूद्र ही होगे, है ना। यहाँ पे इंप्रूवमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं था कि भाई अच्छे कर्म करके, अच्छा काम करके आप शूद्र हो तो आप ब्राह्मण बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था भाई। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अलग अलग वर्गों के लिए उचित जीविका का निर्धारण किया गया था। मतलब काम धंधे दिए गए थे कि भाई ब्राह्मण ये काम कर लेंगे, जो क्षत्रिय है ये काम करेंगे, जो वैश्य है ये काम करेंगे, शूद्र ये काम करेंगे। तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि भाई किन किन को क्या जीविकाएं दी गई थी, है ना। तो सबसे पहले ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। देखो, ब्राह्मण की आप बात करोगे, इनका काम क्या था जी, वेदों का अध्ययन करते थे, है ना। मतलब कि पुराने समय में समाज में जो बंदा नॉलेजेबल होता था उसको वेद का बहुत ज्यादा ज्ञान होता था, तो वेदों का अध्ययन करते थे। वेदों की शिक्षाएं भी देंगे, जाहिर सी बात है कि इनके पास नॉलेज है वेदों का, तो लोगों को शिक्षा भी प्रदान करेंगे। यज्ञ करना और करवाना, दान देना व लेना, मतलब दान देते भी थे लेते भी थे। ये सब काम किसके थे भाई, ब्राह्मण के थे। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब क्षत्रियों की बात कर रहे थे। क्षत्रिय यानी कि योद्धा वर्ग, ये क्या करते थे भैया, योद्धा है, योद्धा। तो योद्धा क्या काम करेंगे, युद्ध करेंगे, न्याय करेंगे, शासन चलाएंगे, है ना। तो इनका काम क्या होता था भैया, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय करते थे। ठीक है, भले ही न्याय इनके पक्ष में हो लेकिन न्याय करते थे। वेद पढ़ना, यज्ञ करना करवाना, दान दक्षिणा देना। यज्ञ वैसे करवाना, यज्ञ करवाना सिर्फ इनका काम था, और दान दक्षिणा देना ये भी क्षत्रियों का काम था। चलिए जी, वैश्य, वैसे यानी कि व्यापारी वर्ग, एक तरीके से व्यापार करना इनका मेन काम था, जिसमें क्या, ये किसानी भी करते थे, खेती करते थे, गौ पालन करते थे, यानी कि आप समझते हैं गौ पालन, व्यापार करते थे, यज्ञ करवाना और दान देना, ये वैश्यों का काम था। चलिए जी, अगले और आखिरी वर्ग की हम बात कर लेते हैं, शूद्र। तो जी शूद्र का एक ही काम था, है ना। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, ऊपर के जो 3 वर्ग है उनकी सेवा करना, यानी कि इनकी जिंदगी गुलामों जैसी थी। दास, जो दास होते हैं, दास आप समझते हैं ना, है ना, बिल्कुल दासों जैसी जिंदगी थी, बस से बदतर जिंदगी जीते थे। मतलब बहुत सारे शूद्रों की स्थिति ऐसी थी, उनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव होता था कि वो खुलेआम मतलब रास्ते में थूक भी नहीं सकते थे। अगर चलते थे तो भाई अपने पीठ पे मतलब जो खजूर की झाड़ होती है वो बांध के चलते थे, और बिल्कुल ऐसे ऐसे कदम चलते थे ताकि मतलब जिस एरिया से वो चल रहे हैं ना तो वहां से उनके पैरों के छाप भी साफ होता चला जाए, इसलिए उनको बैक पे मतलब बांध के चलना पड़ता था, झाड़, समझ लो। और गले में मटकी टांग के चलते थे ताकि इधर उधर थूके ना, मटकी में ही थूके, क्योंकि उनके थूक पे अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का पांव पड़ गया ना तो अशुद्ध हो जाएंगे वो, इसीलिए ऐसा करते थे। तो मतलब बस से बदतर जिंदगी थी भाई शूद्रों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक स्किप है। वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कई नीतियां अपनाई थी। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है उसको सही से, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था तो बना दिया लेकिन उसको सही से फॉलो किया जाए, उसको सही से लोग पालन करें, उसके लिए भी उन्होंने कई नीतियां अपनाई थी। जैसे कि सबसे पहले दैव्य व्यवस्था बताया था, है ना। वर्ण व्यवस्था को क्या बताया, एक दैव्य
व्यवस्था बताया, यानी कि इस व्यवस्था को हमने नहीं बनाया बल्कि देवताओं ने बनाया है। ये बात मतलब ये विश्वास दिलाया लोगों को, और इस वजह से भी लोगों ने इस व्यवस्था को मानना शुरू कर दिया। राजाओं का सहायता, राजाओं की सहायता ली उन्होंने, मतलब राजाओं को कहा कि भाई आप क्या करो, कठोरता पूर्वक तरीके से वर्ण व्यवस्था को अपने राज्यों में लागू करो, ठीक है। इसके अलावा लोगों को विश्वास दिलवाया कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो जन्म पर आधारित है, मतलब जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है ऊंचा है, जो निम्न कुल में जन्म लिया है वो नीचा समझा जाएगा। ये लोगों को विश्वास दिलाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से वर्ण व्यवस्था को पूरे साम्राज्य मतलब पूरे मतलब अलग अलग समाजों में उसको फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अक्षत्रिय राजा। अगला टॉपिक क्या है? अक्षत्रिय राजा। आप सभी को पता है कि राजा बनने के लिए यह जरूरी था कि आप क्षत्रिय कुल में जन्म लो, आप क्षत्रिय हो, है ना। प्राचीन काल में इस सिद्धांत को ही फॉलो किया जाता था। लेकिन क्या हमेशा राजा क्षत्रिय ही होता था? यह भी कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राजा, भारतीय समाज में जो राजा हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो कि निम्न कुल के थे, जो ब्राह्मण थे, जो कई तो भाई विदेश से आए और राजा बन गए। वहां पे तो ये वर्ण व्यवस्था नहीं था भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो मतलब कहने का यह है कि राजा अनेक वर्गों से आए थे, और हर वो व्यक्ति राजा बन सकता था जो कि लोगों के लिए अच्छा काम करे, लोगों की जरूरतों का ध्यान रखे, लोगों के लिए संसाधन जुटा सके, वो व्यक्ति राजा बन सकता था, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल की बात करने वाले जो कि क्षत्रिय नहीं थे, उसके बावजूद भी राजा बन गए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति दूसरे वर्ग से हुई थी। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र में इनको निम्न कुल का बताया गया। जो ब्राह्मणीय शास्त्र है हमारे देश के, उसमें मौर्य और राजाओं को निम्न कुल का बताया गया, चंद्रगुप्त मौर्य को भी निम्न कुल का बताया गया, ठीक है। और उसके बावजूद भी वो राजा बना था। उसके बाद शुंग और कर्ण की हम बात कर लेते हैं। तो शुंग और कर्ण ये जो है, ये ब्राह्मण थे भैया। शुंग और कर्ण क्या थे? ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होते हुए भी राजा बन गए भाई, तो ब्राह्मण भी राजा बन सकते थे। शक वंश की बात कर लेते हैं। शक वंश का एक बहुत ही शक वंश के राजाओं की बात करें तो कहां से आए थे भाई? ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ब्राह्मण इनको मलेच कहते थे। मलेच यानी कि जो संस्कृत भाषा को नहीं जानता है, ठीक है। बर्बर यानी कि जो मार काट में विश्वास करे, ठीक है। अथवा अन्य देशी यानी कि जो दूसरे देश से आने वाला है। तो ब्राह्मण इनको मलेच, बर्बर, अन्य देशी कह के बुलाते थे, और वो चाहते थे कि भाई ये राजा ना बने, लेकिन ये भी राजा बने। जैसे कि इनका एक बहुत ही फेमस राजा था जिसका नाम था रुद्रादमन। तो रुद्रादमन ने सुदर्शन सरोवर जो है, सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील का क्या करवाया भाई? इसने पुनर्निर्माण करवाया था। उसके जो बांध थे वो टूट गए थे। सुदर्शन झील गुजरात में है भैया, गुजरात से इन्होंने शासन किया था। शक वंश के राजा कहां से थे भाई? गुजरात से थे, याद रखना। तो रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा दिया, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये भारतीय समाज के लिए अच्छा काम कर रहा था, भारतीय लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि लोग इसको पसंद करेंगे, इसको राजा क्यों नहीं बनाएंगे भाई, ठीक है। तो ये भी राजा बन गया भाई, विदेश से आया और राजा बन गया। सातवाहनों की बात कर लेते हैं। देखो, सातवाहन वंश के राजाओं की बात करें, ये सातवाहन वंश के राजा, जिसमें सबसे फेमस राजा है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताता था। ये अनूठा, अनूठा मतलब सबसे अच्छा ब्राह्मण, और क्षत्रियों के दर्पण का हनन करता, मतलब क्षत्रियों के जो अधिकार है उसका हनन करता बताता था ये, और राजा बना था ये, राजा थे, ब्राह्मण होते हुए भी राजा बने, ठीक है जी। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या दर्शाते हैं? ये सारे पॉइंट्स इस बात को मतलब इस बात की ओर इशारा करता है कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय वर्ग से होना, क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, ये कतई जरूरी नहीं था। हर वो व्यक्ति राजा बन सकता था जिसके अंदर योग्यता है, साहस है ना, लोगों के लिए काम कर सकता है, लोगों के लिए संसाधन जुटा सकता है, वो हर व्यक्ति राजा बन सकता था, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 पार्ट 1 रहा, है ना। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और पार्ट 2 में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लगभग 50% चैप्टर हम समझ चुके हैं, 50% चैप्टर रह गया है,
जिसको हम पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है जी, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों को, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भाई, क्योंकि अब हम लगातार आप सभी के लिए वीडियोस बनाएंगे, रेगुलर वीडियोस अपलोड होगी चैनल पे। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हम, तो आप हमारे मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करें। आप हमारे मेहनत को और आगे बढ़ाने में, मतलब हमें इतना मोटिवेट तो आप जरूर करें कि हम और ज़्यादा मेहनत करें आप सभी के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, दोस्तों को बताएं, है ना। और जो भी मैं समझाता हूँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको समझाता हूँ उसको आप नोट डाउन जरूर करते हुए चलिए, अपने पास नोटबुक रखिए और जो भी चीज़ें समझा रहे हो उसको लिखते हुए चलो। ठीक है जी, समझेंगे भी, साथ ही साथ नोट्स भी बना लेंगे। हमें फिर किसी के और के नोट्स की जरूरत नहीं होगी, आपके खुद के नोट्स होंगे जो आप खुद से बनाए होंगे, खुद से समझ के, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको समझ के नोट्स बनाए होंगे। तो आप जब रिवीजन करोगे ना भाई, बहुत मजा आएगा, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर करना। बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।